बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 3 शब्द विचार। तो आइए शब्दों पर विचार करते हैं कि शब्द किससे बनते हैं। शब्द किनसे बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों की रचना में वर्णों का प्रमुख स्थान है। वर्णों का सार्थक मेल ही शब्दों को जन्म देता है। शब्द ही किसी भाषा की मूलभूत स्वतंत्र इकाई होते हैं। आइए शब्दों की रचना देखें। तो शब्दों की रचना कैसे होती है? तो अ प्लस ना प्लस र, तो क्या बन गया? अनार। तो यहाँ पर वर्णों के मेल से क्या बन गया? शब्द बना है। ऐसे ही गु प्लस ला प्लस ब, गुलाब। मो प्लस र, मोर। ऊपर लिखे शब्द अनार, गुलाब, मोर कई वर्णों के मेल से बने हैं। इन शब्दों का अपना एक विशेष अर्थ है। अनार एक फल का, गुलाब एक फूल का और मोर एक पक्षी का नाम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्णों के सही मेल से ही सार्थक शब्द बनते हैं और प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। वर्णों का वह सार्थक समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी वर्णों के सार्थक समूह को जिसका कोई अलग से अर्थ निकलता है वो आपका शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम शब्द, यानी संस्कृत के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है। तत्सम शब्द कहलाते हैं जैसे अग्नि, वायु, प्रकाश, मयूर, मर्म, सूर्य, अग्नि आदि। यानी संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी भाषा में हमने बिल्कुल एज इट इज वैसे ही प्रयोग किए हैं तो वो आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से तद्भव शब्द, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के थे परंतु भाषा विकास के साथ उनका रूप बदलकर प्रयोग किया जाता है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आग, हवा, रोशनी, मोर, काम, सूरज, आग आदि। यानी इनको संस्कृत भाषा से जब हिंदी में लाया गया तो इनके रूप में परिवर्तन किया गया। कुछ तत्सम शब्दों से बने तद्भव शब्द। तो यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं जिनके तद्भव शब्द बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं सूर्य का बन गया सूरज, क्षेत्र का खेत, कंटक का कांटा, कंजल का काजल, पक्षी का पंछी, निद्रा का नींद। इस तरह से और भी कुछ शब्द हैं तो ये आप अभ्यास में पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं आपके देशज शब्द। तो देशज का अर्थ है देश में पैदा हुआ। ऐसे शब्द जो न तत्सम है और न तद्भव बल्कि प्रचलित क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें हमारी क्षेत्रीय भाषा के द्वारा मिले गए हैं, यानी हमारी भाषा में, हमारी बोली में बोले जाने वाले शब्द हैं तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि गाड़ी, पगड़ी, थैला, रोटी, पेट, लड़का, झोला, पिल्ला, खटिया आदि। इसी तरह से कुछ शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं। तो विदेशी शब्द कौन से होते हैं? विदेशी भाषाओं के वे सभी शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुछ अंग्रेजी शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, कुछ फारसी शब्द हैं, कुछ अरबी शब्द हैं, कुछ तुर्की शब्द हैं, कुछ पुर्तगाली शब्द हैं। तो इन शब्दों को आप पढ़ सकते हैं जैसे कि टाइम, पेपर, पेन, स्कूल। ये सब अंग्रेजी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में हम ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रूढ़ शब्द के बारे में। किसी सामान्य अर्थ में प्रचलित होने वाले वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पानी, तारा, घर, फल आदि। तो इनके कोई भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, ये अपने आप में पूरे शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं यौगिक शब्द, यानी योग का अर्थ है जुड़ना। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, सेनापति, रसोई घर। तो ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय। तो इस तरह से ये क्या बन गए? यौगिक शब्द। तीसरा है आपका योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं परंतु उनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में किया जाता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि दशानन। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, दशा प्लस आनन यानी रावण, लेकिन इसका विशेष अर्थ कुछ और ही है, यानी 10 मुख वाला अर्थात रावण। नीलकंठ यानी नीला प्लस कंठ। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, यानी इसमें
कोई विशेष अर्थ कुछ अलग ही होता है। ऐसे ही लंबोदर यानी लंबा प्लस उदर यानी जिसका लंबा है उदर वो है गणेश जी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो पहले पढ़ेंगे सार्थक शब्द। जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे आम, सेब, माँ, पतंग, चीता आदि। अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम सार्थक शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। तो पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, चौथा विपरीतार्थी या विलोम शब्द। तो सबसे पहले है आपके पास एकार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी एक ही अर्थ प्रकट करने वाले एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये किसी अन्य अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते, जैसे कि मेज, कुर्सी, रोटी, दरवाजा आदि। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे पत्र का अर्थ पत्ता व चिट्ठी दोनों हैं। तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होते हैं, वो आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। इसी तरह है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जो समान अर्थ को व्यक्त करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे कि मेघ, बादल, जलधि, प्योधर आदि। यानी सब का अर्थ एक ही है, समान अर्थ प्रयुक्त कर रहे हैं, शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ सभी के समान है। इसके बाद चौथा है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि श्वेत, श्याम, धनी, निर्धन, दिन, रात। यानी यहाँ पर अपने शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं ये, तो ये क्या कहलाएंगे आपके विलोम शब्द, जो अपने शब्द का एकदम विपरीत यानी उल्टा अर्थ प्रदान करते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है आपका, अभी तक आपने सार्थक शब्द पढ़े हैं जिसके 4 भेद थे, अब है आपके पास निरर्थक शब्द। जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे खट, चुंग आदि। यानी इनका कोई अपना विशेष अर्थ नहीं है, इसीलिए ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे। इसके बाद चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो पहला है विकारी शब्द, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल देते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, तो इसका लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? लड़की। ऐसे ही यहाँ पर लड़का एक वचन है और उसका बहुवचन बनाएंगे, अगर वचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? लड़के। और यहाँ पर लड़का कर्ता कारक है, अगर इसका वचन परिवर्तन करते हैं तो क्या होगा? लड़कों के लिए, यानी संप्रदान कारक। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये 4 प्रकार हैं इसके। इसके बाद हम पढ़ेंगे अविकारी शब्दों के बारे में, जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप नहीं बदलते हैं, अर्थात जो सदैव एक ही समान रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि राजू जोर जोर से बातें कर रहा है, तो लिंग परिवर्तन का यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा। नेहा जोर जोर से बातें कर रही है, तो इस पर किसी भी प्रकार के लिंग परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं, तो वचन परिवर्तन का भी यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। लड़के जोर जोर से हंसे, लड़कों को जोर जोर से हंसने दो, तो यहाँ पर कारक परिवर्तन का भी कोई प्रभाव नहीं हो रहा। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो नोट करें आप, विकारी और अविकारी शब्दों का विस्तार से अध्ययन हम आगे के अध्याय में करेंगे, ठीक है। तो पाठ का सार क्या था बच्चों? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। रचना यानी बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक तथा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची तथा विपरीतार्थी या विलोम शब्द।
प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। तो बच्चों, आशा करती हूँ यहाँ पर आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अपने अभ्यास में इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। तो बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।